सो वेलकम टू योर चैनल स्टडी यात्रा। तो आज है लेक्चर नंबर 06 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का, जो कि एक लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। और उसके बाद ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, मतलब जितने भी क्वेश्चन बनना चाहेंगे वो इसी लेक्चर में से बनेंगे, मतलब इस लेक्चर में से नहीं, मतलब इस टॉपिक में से बनेंगे। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। हम इन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे और आराम से इनको समझेंगे, और फिर इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, वो हम लेक्चर नंबर 07 में करेंगे। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ के अलावा जो क्वेश्चन होंगे हम लोग अच्छे से करें, मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। तो हम लेक्चर नंबर 07 में हम बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ पे कोई थ्योरी कुछ नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि मोस्टली जो दिक्कत आती है बच्चों को वो क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही आती है। थ्योरी सब पढ़ा देते हैं पर लेकिन ये नहीं पता कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए ही चलो पढ़ाई को बोरिंग नहीं इंटरेस्टिंग बनाते हैं स्टडी। तो आओ जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, जो जनरेट होता है इससे। तो अगर हम लोग फॉर क्लोज बॉडीज़ की बात करें, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलरली ऑलवेज, मतलब परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, मतलब जैसे हम एक क्लोज फिगर ले लेते हैं। लेट सपोज हम लोग एक ये ले लेते हैं, तो जो इसके अंदर जो फ्लक्स निकलेगा ना, वो पूरा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स रहेगा, मतलब बाहर की तरफ फ्लक्स निकलेगा। तो एक फ्लक्स निकलेगा यहाँ से और एक फ्लक्स निकलेगा यहाँ से। उसके बाद है कि फॉर कर्व्ड बॉडीज वी विल हैव इन्फिनिटी वेक्टर, मतलब कि अगर एक कर्व्ड बॉडी है इस पर तरीके से, तो उसके अंदर ना इन्फिनिटी वेक्टर्स होंगे, कितने भी इन्फिनिटी। और उसके बाद कह रहे हैं कि फॉर ओपन बॉडीज एरिया वेक्टर इज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन वेयर इट मेक्स लेस एंगल विद इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर हम लोग ओपन बॉडीज़ की बात करें तो क्या ओपन बॉडीज़ ऐसे होंगी, आई जे के उसमें आई जे एंड के। तो अगर हम लोग मान लें कि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो रहा है, तो इसका फ्लक्स भी इसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर से मेरा मतलब है ये। तो इस तरीके से तुम्हारा फॉर ओपन बॉडीज तुम लोगों का बनेगा। फिर अगर हम लोग फिर इसके लिए तुमको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तुमको पता होनी चाहिए और जो काफ़ी यूज़ भी होगी, वो है आई, ये तुमको पता भी होगा, जे के वेक्टर को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका थर्ड प्रोडक्ट बनता है। जैसे कि आई को अगर जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आई मल्टीप्लाई बाय जे वेक्टर, तो हमारे पास बन जाएगा के वेक्टर, ठीक है। पर लेकिन अगर हम लोग अपोजिट करें, अगर हम इसका अपोजिट करें, मतलब अगर हम लोग जे से आई करना चाहें, जे वेक्टर से आई वेक्टर, तो हमारे पास बनेगा फिर माइनस के वेक्टर। तो ये चीज़ तुमको ध्यान रखनी है। तो अब हम लोग इन तीनों को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, मतलब पहले फॉर ओपन बॉडीज़ पढ़ लेते हैं क्योंकि वो इजी है, फिर फॉर क्लोज्ड बॉडीज़, फिर फॉर कर्व्ड बॉडीज़। जो इसमें लोगों मोस्टली पूछा जाएगा वो फॉर क्लोज्ड बॉडीज़ ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चंस हैं फॉर ओपन सरफेस के लिए। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, जैसे इनको मार्क कर लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। अब जो फर्स्ट में है फॉर ओपन सरफेस, भाई वो उसका फ्लक्स किस तरफ होगा। मैंने बोला था कि जो उसका जो फ्लक्स निकलेगा, मतलब जो एरिया वेक्टर निकलेगा,
ये क्या है, मतलब जो इसकी जो साइड्स जो हैं वो सेम है, इसकी साइड्स सेम है, तो इसका मतलब है कि ये एक स्क्वायर है। ठीक है, हमको ऐसे ही पहचानना है। अब हम अगर हम लोग इसको मार्किंग कर लें ए बी सी डी, ठीक है, तो अब तुम मेरे को बताओ कि स्क्वायर का जो एरिया लेते हैं हम कैसे लेते हैं। जो स्क्वायर का अगर हम लोग एरिया लेंगे वो हम लेंगे ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी। अब यहाँ पे ए बी ए है और बी सी भी ए है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर। अब यहाँ पे एक अच्छी बात है कि हमको बताना है कि वेक्टर कंपोनेंट कौन सा यूज़ होगा। वेक्टर कंपोनेंट अब यहाँ पे है आई और जे, तो एक यू हो सकता है के वेक्टर, आई और जे वेक्टर, और ए स्क्वायर माइनस के वेक्टर। अब तुम सोच लो कि या तो पॉजिटिव में होना चाहिए या फिर नेगेटिव में होना चाहिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब चीज़ें हमारी इस फिगर की ओरिएंटेशन पे डिपेंड करती हैं कि किस तरीके से हम इस फिगर को बनाएं, कि हम इसको i इंटू जे लेके जा रहे हैं या फिर j इंटू आई लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अगली फिगर पे। जो अगली फिगर है, तुम अगर इसको ध्यान से देखो तो ये आई और के बीच में ये फिगर बन रही है। मतलब ये अगर तुम इसको ऐसे देखो एक्स वाई और जेड, तो ये तो मैं समझाता हूँ। तो मान लो कि ये 3 है, कुछ इस तरीके से ये फिगर बन रही है भाई। और उसके बाद जो ये फिगर बन रही, ये वाली फिगर बन रही है ब्लैक और ब्लू के बीच में, ब्लैक और ब्लू के बीच में ये फिगर बन रही है। तो फिर इसका जो फ्लक्स निकलेगा वो कैसे निकलेगा, वो परपेंडिकुलर निकलेगा, परपेंडिकुलर निकलेगा। तो अगर हम इसके फ्लक्स की बात करें तो वो निकलेगा परपेंडिकुलरली। अगर इस फ्लक्स जो निकलेगा वो निकलेगा परपेंडिकुलरली। ठीक है, वो ऊपर जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। ठीक है, तो अब जैसे कि ये एक रेक्टेंगल है, तो इसके अगर हम लोग एरिया की बात करें तो इसका एरिया आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब एल बी। पर लेकिन इसमें जो वेक्टर यूज़ होगा भाई वो कौन सा यूज़ होगा, आई इंटू के इज इक्वल टू जे। तो जे वेक्टर यहाँ पे यूज़ होगा, और एल इंटू बी माइनस जे वेक्टर। नीचे का दिख रहा है, हाँ, तो ठीक है। फिर अब हम चलते हैं थर्ड फिगर के ऊपर। थर्ड फिगर हमारा एक सर्कल है वो जिसका रेडियस आर है। अब जैसे कि ये भी आई और के बीच में लाई कर रहा है ये फिगर, तो इसका भी जो फ्लक्स निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा। फ्लक्स से मेरा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगी वो यहाँ से निकलेगी। और अगर हम लोग इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन में जे वेक्टर, या फिर माइनस जे वेक्टर, और पाई आर स्क्वायर माइनस जे वेक्टर। तो ये सब चीज़ें थी जो तुमको पता होनी चाहिए फॉर ओपन सरफेस के लिए। तो अब हम चलते हैं फॉर क्लोज सरफेस के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग देखते हैं फॉर क्लोज सरफेस के लिए, जो कि एक 3D फिगर्स होंगी। तो तुम इसका फ्लक्स निकालने तुम ये भी कंसिडर कर सकते हो कि जैसे तुम लोग नॉर्मल निकाल देते। अब जैसे हम लोग इसका देखें, एक क्यूबॉइड का अगर हम लोग फ्लक्स निकालें तो इसमें जो फ्लक्स निकलेगा, एक तो पता है, एक तो यहाँ से निकलेगा, है ना, और एक यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो फ्लक्स कहाँ से निकल सकता है, एक यहाँ से फ्लक्स निकल सकता है, एक यहाँ से फ्लक्स निकल सकता है, और एक यहाँ से फ्लक्स निकल सकता है, और एक यहाँ से फ्लक्स निकल सकता है। ठीक है, पर लेकिन इसमें एक और चीज़ इसमें होगी
कि ना तुम ये एक मतलब ये इस साइड भी निकलेगा, जैसे ये मैंने बाहर की तरफ निकाला है मैंने, मतलब ये उसका फ्रंट है तो इस तरफ भी एक फ्लक्स निकलेगा भाई, और बिल्कुल ऐसे इसके पीछे की तरफ भी एक फ्लक्स निकलेगा, जो पीछे निकलेगा, जो बैक साइड में निकलेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग एक क्यूबॉइड की अगर हम लोग फ्लक्स की बात करें तो एक क्यूबॉइड में फ्लक्स की वैल्यू होती है 6। अभी ये फ्लक्स की वैल्यू 6 कैसे आई वो हम आगे बताते हैं। ठीक है, फिर अगर हम लोग एक सिलेंडर की बात करें तो एक सिलेंडर में फ्लक्स यहाँ से निकल सकता है, एक यहाँ से। अब तुम्हें एक और बात ध्यान रखनी है कि जो भी निकलेगा वो परपेंडिकुलर निकलेगा, मतलब परपेंडिकुलर निकालना है हमको। ये निकला परपेंडिकुलर और ये निकला परपेंडिकुलर, और उसके बाद हम लोग जो इसके सरफेस निकलेगा, और ये क्यों है तो इसके सरफेस से भी फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, तो एक फ्लक्स ये निकल गया। फिर अगर हम लोग कोन की बात करें तो कोन में तुम सरफेस से फ्लक्स नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि कोन का जो अंदर का हिस्सा है ना वो हैलो है, तो मोस्टली जो फ्लक्स है वो वहीं से निकल जाएगा। तुम या फिर इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि जहाँ पे थीटा लग गया तो फ्लक्स वहीं पे ही लगेगा, क्योंकि हमने फॉर क्लोज सरफेस की हमने जो डिफाइन पढ़ी थी वो यही थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग थीटा, और जो थीटा होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा वो भी थीटा के इससे ही निकल जाएगा। तो अगर तुम्हें फ्लक्स की वैल्यू मैंने किस में से कितना फ्लक्स निकल सकता है तो तुम्हें स्क्वायर की याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली नहीं पूछते लेकिन इनडायरेक्टली क्वेश्चन में यूज़ हो जाता है। तो आओ अब तुम्हें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताएं कि इसका असली मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये जो फ्लक्स का मतलब है, मतलब इस सिग्नेचर का मतलब है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलरली, मतलब एक सरफेस के अंदर जितनी लाइंस जा रही है परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं उसको हम बोलते हैं फ्लक्स। अब जैसे तुम मेरे को फ्लक्स बताओ कि इसमें जो फ्लक्स होगा वो 4 होगा या 2 होगा। देखो परपेंडिकुलरली तो चारों जा रही हैं, पर लेकिन इसके अंदर मतलब इसको काटती हुई, सरफेस को काटती हुई लाइनें, उसको बोलते हैं फ्लक्स। जैसे इसमें फ्लक्स है 2। ठीक है, फिर अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें फ्लक्स क्या है। अब जैसे हमको एक चीज़ हमको दिख रहा है कि ना जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ी वैसे वैसे फ्लक्स भी बढ़ेगा। ये चीज़ तो मैं एग्री कर रहे हो कि मतलब, और जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी मतलब डेंसिटी बढ़ी, फिर डेंसिटी बढ़ने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो भी बढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ी। ठीक है, कि मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी बढ़ती रहेगी वैसे वैसे फ्लक्स भी बढ़ता रहेगा। लिख देते हैं कि फ्लक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब वैसे इसमें तुम लोग फ्लक्स बताओ कि इसमें फ्लक्स कितना होगा। इसमें फ्लक्स होगा 1 2 3 4 5 6। अब बताओ कि इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 6 होगा या फिर 7 8। तो 7 8 वाली लाइनों हम लोग नहीं गिनेंगे, क्योंकि हम सिर्फ वही वाली लाइनें गिनेंगे जो चीरती हुई जा रही हैं, तो चीरती हुई ये 6 जा रही हैं, तो जो इसका फ्लक्स होगा वो होगा 6। ठीक है, तो अभी हमने इसमें एक और चीज़ देखी कि देखो इसमें जो एरिया था वो छोटा था, तो इसलिए जो फ्लक्स थी वो भी कम रही, 2 रही। लेकिन इसमें हमने एरिया बढ़ा दिया तो फ्लक्स भी बढ़ गई, मतलब 6 हो गई। तो हमें एक और चीज़ पता चली कि जो फ्लक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। ठीक है, अब क्या हम लोग इससे एक चीज़ बता सकते हैं,
अब देखो जैसे फ्लक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और उसका फ्लक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो हम इससे क्या हम लोग ये बता सकते हैं कि फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास बन गया फ्लक्स का फॉर्मूला। मतलब फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ए। अब अगर मैं तुम्हें इसको ड्रॉ करके दिखाऊं, तो मतलब अब मैं इसका अगर तुम्हें एक और फॉर्मूला बताऊं, तो वो फॉर्मूला होता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए कॉस थीटा। ये फ्लक्स का मतलब अगर तुम्हें कोई थीटा वीटा दे रखा हो तो तुम इस वाले फॉर्मूला यूज़ करोगे। पर लेकिन मैं तुमसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर कि हम मान लेते हैं कि तुम्हारे पास एक सरफेस है इस तरीके का, ठीक है भाई, और यहाँ से जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तुम जो एरिया का कंपोनेंट लोगे ना, वो वाला कंपोनेंट लोगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल साइड में होगा। मतलब अगर ये थीटा एंगल पे जा रही है अगर ये, तो तुम इसी को तुम एरिया वाला कंपोनेंट लोगे, एरिया वाला कंपोनेंट। तो इस चीज़ को तुम लिख लो कि जो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा हम उसी को एरिया वेक्टर लेंगे। हम एक बार इसको अच्छे से लिख लेते हैं, डाल लेते हैं नोट इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो एरिया वेक्टर के साथ हो। तो तुमको ये चीज़ तुमको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। फिर अभी हमने ना इसी को हमने बोला है ई ए कॉस थीटा। तो तुमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जो कंपोनेंट हो तुमको वही लेना है। फिर अगर हम लोग अगर कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करें, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है भाई। और अगर हम लोग इसके अगर एसआई यूनिट की बात करें, यूनिट है एन मीटर स्क्वायर सी इनवर्स। तो ये सब चीज़ें थी जो तुमको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर, ठीक है। तो इसमें हमको निकालना है कि इसका फ्लक्स क्या है। अब देखो फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला बहुत आसान है, तुमको फॉर्मूला पता है। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू ई डॉट ए कॉस थीटा, ठीक है। पर लेकिन बात यह है कि तुम थीटा कौन सा लोगे, 30 डिग्री जो इलेक्ट्रिक फील्ड के है, या फिर 60 डिग्री जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वाले कंपोनेंट पे है। तो मैंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जो कंपोनेंट हो तुमको वो थीटा लेना है। बस ये क्वेश्चन इसीलिए करा है कि जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आ जाएगा फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए कॉस 60 डिग्री। तो जो ई है और इसका जो एरिया है ये एक सर्कल है, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू 60 डिग्री होता है हाफ। तो इसका जो फ्लक्स आ जाएगा वो आ जाएगा ई पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो ये इसका फ्लक्स है, ठीक है। तो
अब जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, CBSE JEE नीट, तो वो क्वेश्चन तुम इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है। तो चलो हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आ भी सकता है और आता भी है। अब इसमें ना हमको फ्लक्स निकालना है इस क्यूबॉइड के अराउंड, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट। जो फर्स्ट का जो फ्लक्स निकलेगा वो कुछ इस तरफ होगा, इस तरफ होगा उसकी तरफ, ठीक है। तो ये हमारा बन गया, हम साथ साथ लिखते भी चलते हैं। रुक जाओ एक मिनट, रेड पेन लेता हूँ मैं। अब अगर हम लोग बात करें फ्लक्स 1 की, तो फ्लक्स बन गया E A कौन सा एंगल बताओ। ये एंगल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो ये 180 डिग्री घूम के बन रहा है, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री। तो अगर हम लोग फ्लक्स 1 की बात करें तो 1 डिग्री होता है -1, तो ये हो गया माइनस, और जो एरिया है वो है क्यूबॉइड का ए, तो ए स्क्वायर, तो फ्लक्स 1 का हो गया E A स्क्वायर, ठीक है। लेट्स गो विद सेकंड। जो सेकंड है, अगर हम लोग उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग बनाना चाहें तो वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। अरे हाँ, तो हम लोग फ्लक्स सेकंड है बनाना चाहें, अगर हम लोग फ्लक्स सेकंड, तो वो कुछ अगर मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका जो फ्लक्स निकलेगा ना वो कुछ ऊपर की तरफ निकलेगा, ऊपर की तरफ, इस तरीके से फ्लक्स निकलेगा, ठीक है। मतलब इसका जो फ्लक्स निकला वो कहीं ना कहीं वो इस तरीके से निकला, ये E ये A, तो ये 90 डिग्री है, और cos 90 क्या होता है, cos 90 होता है 0, ठीक है। तो इधर लिखिए अगर E A cos 90 डिग्री, तो फ्लक्स 2 का जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0, क्योंकि cos 90 = 0। तो अब हम थर्ड पे चलें। अब देखो जो थर्ड है ना, मैं तुम्हें एक चीज़ समझा देता हूँ, ये जो थर्ड है ये क्यूबॉइड के पीछे वाला साइड है भाई, और ये जो फोर्थ है ये क्यूबॉइड का आगे वाला साइड है भाई। और उसके बाद जो फिफ्थ और सिक्स्थ जो ग्रीन में लिखे हैं कि वो है नीचे वाला पार्ट और सिक्स्थ है ऊपर वाला पार्ट, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना ये फिगर कैसे बनी है, ठीक है। तो अब चलते हैं पार्ट 3 के ऊपर। तो ना 3 जो है, अब जो 3 का जो फ्लक्स निकलेगा वो निकलेगा, तो अब जो फ्लक्स जो थर्ड की साइड निकलेगा कि मतलब वो पीछे की तरफ है, और पीछे के साइड से हमको कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी वो निकालनी है सिर्फ आई कैप के अराउंड, ठीक है भाई। और बिल्कुल वैसे ही फोर्थ जो आगे की तरफ फ्लक्स निकलेगा हमको उससे भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो आई कैप पे नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ से ये लिख सकते हैं θ3 एंड θ4 = 0, ठीक है। फिर अब हम चलते हैं 5 के ऊपर। अब कहीं ना कहीं जो 5 है वो जा रहा है इस तरफ, मतलब नीचे की तरफ, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है वो जा रही है इस तरफ, मतलब वो जा रही है आई कैप के अराउंड। तो हम लोग θ5 निकालना चाहें, नहीं एक सेकेंड, ये होगा 3 और 4, हाँ ठीक है। तो ये 3 और 4 बैक साइड वाले हैं, ठीक है। फिर अब उसके बाद हम लोग थीटा अगर हम लोग 5 निकालना चाहें तो वो भी नीचे की तरफ है, मतलब फिर जो इसका जो बन रहा है वो बन रहा है A और E, ये भी कहीं ना कहीं 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो इसका फ्लक्स भी 0 हो जाएगा, E A
कॉस 90। तो अगर फ्लक्स 5 पर देखें तो फ्लक्स 5 भी 0 हो जाएगा। तो अब हम लोगों के पास बचा, कौन सा बचा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, गलती हुई है, 3 4, हमने 2 को 2 बार बना लिया। हाँ, तो हमसे एक गलती हुई है कि ना वो 6 यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी हम उसको 2 ले चुके हैं। तो 6 हम लोग यहाँ बना लेते हैं, मतलब कि थोड़ा लेफ्ट के साइड पे या बनाते हैं 6। ठीक है, तो अब जो 6 बनेगा वो बनेगा फ्लक्स 6। अब तुम ये देखो, जो ये फ्लक्स है वो आई कैप के अराउंड है, ये फ्लक्स आई कैप के अराउंड है भाई। और उसके बाद जो ये जो एंगल है वो आई कैप के साथ ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल बना है 0 डिग्री। देखो ना, 6 और ई 0 डिग्री एंगल बना रहे हैं। इसको फिर करेंगे ई ए कॉस 0 डिग्री भाई। और जो कॉस 0 डिग्री होता है वो होता है 1। तो अगर फ्लक्स 6 देखें तो ये हो जाएगा प्लस ई ए। तो अब अगर हम लोग सबको प्लस करें तो हम इसको प्लस करके देखते हैं। यहाँ बना, हाँ हम लोग इधर लिखते हैं कि क्या लीजिएगा, हाँ हम लोग इधर देखेंगे, हम लोग की लोग ये मिटा देते हैं। हाँ, तो इधर हम देखें तो फ्लक्स थ्रू क्यूब अगर हम लोग देखें तो जो पहला था वो था माइनस ई ए स्क्वायर। फिर उसके बाद जो फ्लक्स सेकेंड था वो हो गया 0। फ्लक्स 3 और 4 था वो भी हो गया 0। जो 5 हो गया वो भी हो गया 0। उसके बाद आया फ्लक्स 6 जो कि हो गया प्लस ई ए, तो प्लस ई ए स्क्वायर। तो अगर फ्लक्स थ्रू क्यूब देखें तो वो आ जाएगा 0। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है भाई। अब इससे हम लोग ना एक और चीज़ हमको पता चलती है कि अगर हमारे पास कोई भी अगर सॉलिड फिगर हो भाई, और हमको उसके इनसाइड तो हमको एक चीज़ पता चलती है, तो इसको हम लोग नोट में डालेंगे, नोट कि अगर जो है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो फिगर के अंदर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, और उसके बाद ये एक सॉलिड फिगर है, तो जो फ्लक्स हो जाएगा इनसाइड वो हो जाएगा 0। तो इस चीज़ को नोट करेंगे भाई। और अगर बाई चांस कहीं हल्का सा भी डाउट हो रहा हो तो उसको ऐसे सॉल्व करके देख लें। ठीक है, तो अब चलते हैं गॉस लॉ के ऊपर। ठीक है, तो अब हम लोग कर लेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व। अब ये क्वेश्चन हमको सिमिलर सा लगा, लेकिन सिमिलर नहीं है। इस क्वेश्चन में उसने ना हमको डिस्टेंस दे दिया कि वो इतना मीटर दूर है, मतलब देखो यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे मतलब वो a मीटर दूर है। ठीक है, तो अब हमको एक चीज़, हाँ अब मैं फिगर समझा देता हूँ। जो ये ग्रीन से लिखे हैं वो है आउटर, मतलब फर्स्ट इस तरफ का है, सेकंड ऊपर का है, थर्ड नीचे का है, फोर्थ साइड का है भाई। और उसके बाद जो 5 और 6 लिखे हैं भाई, वो लिखे हैं एक पीछे का एक आगे का। ठीक है, तो अब हमें एक चीज़ पता है कि जो फ्लक्स 5 है और जो फ्लक्स 6 है वो होगा 0, क्योंकि हमको उनसे कुछ मतलब नहीं है, अबे ही पढ़ा है, क्योंकि आई कैप में हमको ढूंढना है। ठीक है,
भाई और उसके बाद सेकेंड और थर्ड का ज़ीरो होगा, वो इसलिए ज़ीरो होगा क्योंकि कॉस 90 बनेगा दोनों में, ठीक है। तो ऐसे हो गया सेकेंड और थर्ड का भी ज़ीरो हो गया। तो अब हमको देखना है इस साइड वाले का और इस साइड वाले का। सबसे पहले फर्स्ट फ्लक्स की बात करते हैं। फर्स्ट फ्लक्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 180 डिग्री बनेगी, क्योंकि इसका जो फ्लक्स निकलेगा वो कहीं ना कहीं इस तरफ निकलेगा, फर्स्ट का फ्लक्स, और जो इसका निकलेगा पीछे वो ऐसे निकलेगा, सेकंड का फ्लक्स। अब इसमें बात ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड पे ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक्स की वैल्यू, और यहाँ पर एक्स एक वेरिएबल का काम कर रहा है, एक्स एक वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम x की वैल्यू a लेते हो तो यहाँ पे x की वैल्यू तुम a पुट करोगे, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्लक्स 1 e नॉट, यहाँ पे हमने फर्स्ट का लिया है तो फर्स्ट है x की वैल्यू a, और फिर आता है एरिया, तो एरिया हो जाता है a स्क्वायर। तो जो फ्लक्स 1 की वैल्यू आई वो आई ई नॉट ए क्यूब, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पे कि 180 डिग्री था तो माइनस होगा, हाँ, माइनस ई नॉट ए क्यूब, क्योंकि 180 डिग्री का था ना, थीटा 180 डिग्री था। अब देखते हैं फ्लक्स फोर्थ के ऊपर। अब तुम बताओ, अगर उसने हमको जो है, अब अगर हम लोग ये मान लें कि क्यूबॉइड है और जो इसकी जो लेंथ है वो a है, हर जगह a है, a, और अगर ये x इज इक्वल टू a है, तो अब जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा क्या वो 2a बन जाएगा, x इज इक्वल टू 2a। क्या इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर ये a था, फिर हमने क्यूबॉइड की लेंथ ली a, फिर ये बन गया 2a, ठीक है भाई। और इसमें जो एंगल आएगा वो 0 डिग्री आएगा, ये चीज़ पता है तुमको। फिर अब जो इसमें आएगा वो आएगा ई नॉट, एक्स की वैल्यू क्या है 2a डॉट a स्क्वायर। अब फ्लक्स 2 की वैल्यू निकालने, फ्लक्स 2 की वैल्यू आ गई 2 ई नॉट ए क्यूब। तो अब हम लोग अगर नेट फ्लक्स देखें इस पूरी फिगर में, तो जो नेट फ्लक्स है वो है माइनस ई नॉट ए स्क्वायर माइनस ई नॉट ए क्यूब प्लस 2 ई नॉट ए क्यूब। तो जो फ्लक्स नेट आया वो आया ई नॉट ए क्यूब, तो ये आया नेट फ्लक्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, तुम इसको भी तुम स्टार मार्क्स कर सकते हो, ठीक है। अब बाकी बस तुम्हें एक चीज़ तुम्हें बता देता हूँ, पर लेकिन वो ना यूज़ बहुत कम आती है, तो इसलिए वो ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। फिर इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे गॉस लॉ, ठीक है। इसके बाद शुरू करेंगे गॉस लॉ। हाँ, तो अगर मैं तुम्हें दो चीज़ें बताऊं, तुम एक तो तुम्हें बताना है फ्लक्स थ्रू कोन, तुम्हें एक बताना है और फ्लक्स, अरे इतना बड़ा टॉपिक नहीं है वो, तो डिफरेंशिएट करना था, वरना मेरे को फॉर्मूला में बताना है इसका बस, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट ये चीज़ है नहीं और ना ही ज़्यादा पूछी जाती है। तो अगर तुम फ्लक्स थ्रू कोन की अगर तुम लोग बात करो तो तुम कैसे बनाओगे, तो फ्लक्स थ्रू कोन की बात करें ना, फ्लक्स थ्रू कोन कुछ इस तरीके से बनेगा,
हमारा, है ना, ये थीटा, और उसके बाद जो इसका फ्लक्स आएगा वो इस तरीके से आ जाएगा, है ना, यहीं से हमारी फ्लक्स निकलेगी। तो इसका जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो इसका जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है फ्लक्स थ्रू कौन, फ्लक्स थ्रू डिस्क। अब इसका जो फॉर्मूला होता है ये बस तुम लोग याद कर लो, ऐसा नहीं जैसे बहुत कम है, फिर भी तुम्हें याद होना चाहिए कि फ्लक्स थ्रू कौन का होता है Q 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ये पूछा बहुत कम जाता है, फिर भी तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं फ्लक्स थ्रू डिस्क की, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू डिस्क की बात करें, हम लोग इसमें डिस्क हम लोग इसको लेंगे, ठीक है। तो फिर अभी तुमको इसमें जो तुम लोगों का जो बनेगा फॉर्मूला वो बनेगा Q डिस्क का, वो बनेगा Q 2 बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो आर जो इसका डिस्टेंस होगा, तो ये होगा फ्लक्स थ्रू डिस्क। तुमको ये दो तुमको याद रखिए कि वैसे तो जो इसके आने के चांस है वो लगभग ना के बराबर है, फिर भी रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं गॉस लॉ के ऊपर, तो उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग इस सिलेंडर के अगर हम लोग फ्लक्स की बात करें, तो हमको एक चीज़ हमको दिख रही है कि जो इसके अंदर से फ्लक्स जो निकलेगी, मतलब जो लाइन्स पास होगी, वो सरफेस से तो हो नहीं पाएगी, है ना। तो जो लाइन पास होगी वो होगी यहाँ से, एक इस तरफ से एक इस तरफ से, इसको बोल लेते हैं 1, इसको बोल लेते हैं 2। ये अब क्वेश्चन काफ़ी सिमिलर सा बन गया जैसे पहले करा था, क्योंकि जो अगर हम लोग फ्लक्स 1 देखें, फ्लक्स 1 हो जाएगा ई ए कॉस 180 डिग्री, अपोजिट घूम रहा है, कॉस 180 डिग्री। लेकिन अगर इसमें अगर तुम एरिया की बात करो, तो तुम एरिया क्या लोगे, मतलब सिलेंडर का एरिया लोगे या फिर सर्कल का एरिया लोगे? सिलेंडर का एरिया नहीं लोगे। सिलेंडर का एरिया इसलिए नहीं लोगे क्योंकि जो फ्लक्स है वो सिलेंडर में से पास ही नहीं हो रहा, मतलब सिलेंडर के अंदर से पास हो रहा है, पर लेकिन पास तो सर्कल में से हो रहा है ना। जो एक मीडियम है उसका वो तो सर्कल से ही पास हो रहा है, हमको सिलेंडर के आउटर लेंथ से तो कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो फिर फ्लक्स 1 की वैल्यू आ जाएगी ई डॉट पाई आर स्क्वायर, और ये होता है -1। तो जो फ्लक्स 1 की जो आ गई वो आ गई -e पाई आर स्क्वायर, ठीक है भाई। और उसके बाद अगर तुम सेकंड में देखो तो जो सेकंड में है वो फ्लक्स है 0, क्योंकि फ्लक्स भी इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, ठीक है। तो अगर तुम सेकंड की बात करो तो ये बन जाएगा ई डॉट ए कॉस 0 डिग्री, और फ्लक्स इसका हो गया फिर ई डॉट पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम लोग अब फ्लक्स नेट निकालना चाहें तो फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2, फ्लक्स 1 है ई पाई आर स्क्वायर प्लस ई पाई आर स्क्वायर, जो कह रहे हैं 0। तो जैसे कि अभी इसमें भी सेम ही चीज़ थी, हमने 3 चीज़ देखी, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी, दूसरा इसमें कोई चार्ज नहीं था, और तीसरा एक सॉलिड क्लोज फिगर थी। तो इसका फ्लक्स ऑलरेडी 0 होना ही था, पर फिर मैंने एक बार फिर से प्रूव करके बता दिया। तो अब चलते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगला टॉपिक है गॉस लॉ। अब गॉस लॉ काइंड ऑफ सिमिलर है जो हमने पहला पढ़ा। तो
फ्लक्स, तो हमने फ्लक्स से रिलेटेड ही गॉस लॉ बनाए। तो अब हम पढ़ते हैं। तो फ्लक्स गॉस लॉ कहता है, गॉस लॉ कहता है कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कौन सा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। और यहाँ पे सिर्फ 3D फिगर्स की बात होगी, कोई भी हम लोग 2D फिगर नहीं लेंगे, ठीक है। इज 1/E0 टाइम्स द नेट चार्ज, ये भी ध्यान देंगे, नेट चार्ज। अब हमको नेट चार्ज से क्या डिनोट होता है, नेट चार्ज डिनोट होता है Q नेट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन में 2, या फिर जितने भी तुम्हारे पास चार्जेस हो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्या रहा है बेसिकली गॉस जी का ये लॉ क्या कह रहा है। ये कह रहा है द नेट फ्लक्स, अब बना देते हैं कि द नेट फ्लक्स है वो हमारा क्या है, वो है हमारा 1/E0 टाइम्स है हमारा। तो 1/E0 टाइम्स है, टाइम्स फॉर द मल्टीप्लाई द नेट चार्ज एनक्लोज बाय द सिस्टम, मतलब इसके अंदर जितना भी इसके अंदर चार्ज होगा। तो ये हमारा कहता है गॉस लॉ। इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी हमने जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े वो 2 तरीके के बने, मतलब फ्लक्स निकालने के अब हमारे पास 2 तरीके आ चुके हैं। एक तरीका ये है जो हमने पहला पढ़ा कि Q0 इज इक्वल टू E डॉट A, लेकिन अगर हमको सिर्फ 3D सरफेस का निकालना है और गॉस लॉ के रेफरेंस से हमको अगर क्वेश्चन दे रखा है तो हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। और हमारे पास एक और तरीका और फ्लक्स जो हमने अभी सीखा वो होता है चार्ज अपॉन में E0 टाइम्स। तो ये 2 फॉर्मूले हैं जो तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आएंगे, ठीक है। तुम इसको तुम अच्छे से कर सकते हो और जिसकी डिफाइन है वो भी अच्छे से करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफाइन है और कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग एक छोटे टॉपिक के ऊपर चलते हैं, गॉसियन सरफेस के ऊपर। तो गॉसियन सरफेस क्या होता है, गॉसियन सरफेस होता है एक इमेजिनरी सरफेस होता है विच हेल्प अस टू एनक्लोज अ बॉडी वेयर वी कैन अप्लाई द गॉस लॉ, जहाँ हम गॉस लॉ लगा पाएँ। अब मतलब ये एक इमेजिनरी सरफेस होता है जो कि हमको एक बॉडी देता है या एक पॉइंट देता है जिसके अंदर हम लोग अप्लाई कर सकें गॉस लॉ को, ठीक है। तो अब अगर हम लोग देखें तो इसका बहुत ही तो अगर हम लोग इसका क्वेश्चन देखें तो इसमें क्वेश्चन होता है, ये एक बहुत ही एक आसान सा क्वेश्चन आया था भाई, और ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो ये है कि फाइंड इसमें फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो और ये JEE 2024 में पूछा भी गया है। तो अगर हम इसको फ्लक्स के आंसर देखें तो इसमें ना हमारे 2 आंसर हमारे हो सकते हैं, सॉरी हमारे इसमें 3 हमारे आंसर हो सकते हैं। अभी तुमको उसने बताना है उसमें सही कौन सा है, ठीक है। मैं तुम्हें ऑप्शन दे देता हूँ। तो जो पहला ऑप्शन तुम्हारे पास है वो है, देखो अब या तो ये कि हम सारे चार्जेस को हम लोग प्लस कर दें, तो क्या होगा 5 6 -4, तो -2 4, और उसके बाद फिर +3, तो 7 भाई, उसके बाद फिर 7 -4, तो उसके बाद 7 -4 हो गया, हाँ। तो 7 -4 हो गया 3। तो यहाँ पे उसका फ्लक्स हो सकता है 3Q/ε0, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा ये है कि हम सिर्फ बाहर वालों हम लोग प्लस करें, तो बाहर को प्लस करेंगे तो -4 +3, तो इसका आंसर आ रहेगा -Q/ε0। फिर अगर हम C वैल्यू को देखें तो C में हम लोग सिर्फ अंदर वाले को प्लस करें, तो फिर अंदर आंसर क्या हो जाएगा +5 6 और -4, तो यहाँ आ जाएगा 4Q/ε0।
अब तुम मेरे को बताओ कि इसमें से तुमको सबसे सबसे तुमको कि अच्छा आज तुमको कौन सा लग रहा है अगर तुम इस डेफिनेशन के रेफरेंस से। अब ये है कि विच हेल्प अस टू एनक्लूज अ बॉडी, मतलब उस बॉडी के अंदर जितना चार्ज है। तो जो इसके अंदर वाले जो चार्ज है वो है 4q/ε0। तो इसका सही आंसर होगा ये। इन तीनों में से कोई भी सही आंसर नहीं होगा। ये मैंने इसलिए बताया कि जिसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो कि बाहर का लेते हैं अंदर का लेते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि पूछा गया था नीट 2023 में। तो इसमें हमको फ्लक्स की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁴ और उसका क्या रखा है कि दिस फ्लक्स पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियाई 8 सेंटीमीटर फाइन चार्ज। ठीक है, अब इसमें ना तुम रेडियस को देख के तुम एरिया वाला फॉर्मूला मत लगा देना, क्योंकि अगर तुम लोग एरिया वाला फॉर्मूला तुम लगाओगे तो वो होता है फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू, यहाँ पे स्पेयर का हम लोग वो लेंगे एरिया। ठीक है, यहाँ पे तुम रेडियस यूज़ कर लोगे, तुम देखो हमारा कहीं चार्ज नहीं निकला हमारा, और ना ही हमको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो ये तो कट ही गया यार फॉर्मूला, तो वैसे हम यूज़ नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास बचा दूसरा फॉर्मूला। दूसरा हमको होता है फ्लक्स इज इक्वल टू Q/ε0। ठीक है, फिर अब यहाँ से हमको चार्ज निकालना है, तो Q इस तरह चला जाएगा, तो Q इज इक्वल टू, अब जो E0 की वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻23। उसके बाद वह फिर इंटू जो फ्लक्स है वो है -2 इंटू 10⁻⁻4। तो अब तुम लोग इसकी सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हो भाई, और इसका जो आंसर है वो तुम कमेंट में बताना। तो अब हम लोग चलते हैं, मतलब गॉस लॉ के ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो सारे हम ना अभी इस लेक्चर में हमने थ्योरी कवर करने की सोची है, तो हम इसमें सिर्फ थ्योरी कराएंगे। जो इससे अगला लेक्चर है हम उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराएंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के ऊपर। ठीक है, तो अब तुमको पता है कि ये जो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की वजह से हम लोग ना कूलम्स लॉ जो हमने पहले ड्राइव करा था वो हम इससे भी ड्राइव कर सकते हैं भाई। और अगर वो ड्राइव करने को आएगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि वो इसी फॉर्मूले का आएगा, क्योंकि वो फार्मूला तुम्हें बहुत इजी था तो वो ड्राइव करने के नहीं आएगा, तो वो ड्राइव करने का तो ये फार्मूला आ सकते हैं, इसके चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इसके हम लोग मान लेते हैं कि एक स्पेयर, एक सिलेंडर है, यहाँ मान लेते हैं यहाँ एक सिलेंडर है ना। ओहो, ठीक है, यहाँ हमारा एक सिलेंडर है जिसका जो रेडियस है ना वो है R। अब तुम मेरे को एक बात बताओ कि ड्यू टू, इसमें सिमेट्री है, तो बताओ कि ड्यू टू सिमेट्री, क्योंकि इसके अंदर सिमेट्री है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, है ना, वो रहेगा सेम। ठीक है, और उसके बाद जो B है, जो B पार्ट है वो है जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बताया था कि मान लो ये एक सिलेंडर है तो इसकी जो फ्लक्स निकलेगा वो रेडिकली आउटवर्ड्स निकलेगा और पैरेलल निकलेगा इसके एरिया के। देखो ऐसे निकाल रहे हैं तो रेडिकली आउटवर्ड्स निकल रहा है। ठीक है, सो इधर लिखेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इज रेडिकली आउटवर्ड्स। ठीक है, तो ये चीज़ तुमको याद रखनी है। फिर अगर कूलम्स लॉ की मदद से देखें तो
जो इसमें जो भी फ्लक्स होगा वो इधर से निकलेगा, इस साइड से हमारा फ्लक्स निकलेगा, है ना। यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब यहाँ पर अगर हम ले लें, अगर हम लोग, ठीक है, फिर यहाँ पर हम इसका फ्लक्स लें तो फ्लक्स हो जाएगा ई डॉट डी ए। वहाँ पे फ्लक्स को फ्लक्स लाने देते हैं, फ्लक्स डॉट ई, और इसका इंटीग्रेट में एरिया 4πr²। ठीक है। अब क्या हमने एक और चीज़ पढ़ी है कि जो फ्लक्स होता है, जो फ्लक्स होता है वो होता है Q/ε0, है ना। तो अगर हम इस ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, Q/ε0 इज इक्वल टू E इन 4πr²। यहाँ से अगर हम लोग E की वैल्यू निकालें तो E की वैल्यू बन जाएगी 1/4πε0 इंटू Q और अपॉन में r²। अब यहाँ पे क्यों हम लोग एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे हम ले लेते हैं Q0, तो उसके रिस्पेक्ट में ये हमारा बन गया, ये हमारा ड्राइव हो गया कूलम्स लॉ, कुछ इसी मदद से। और क्या ये हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था। कूलम्स लॉ होता क्या है, कूलम्स लॉ होता है A इक्वल टू K Q1 Q2 बाय r²। यहाँ पे जो K होता है वो होता है 1/4πε0, जिसकी वैल्यू, ठीक है। तो हमने यही चीज़ हमने अब कूलम्स लॉ के में जैसे हमने कितने इंटरेस्टिंग तरीके से हमने इसको ड्राइव करना देखा। तो आओ हम लोग इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि लीनियर चार्ज का फॉर्मूला कैसे ड्राइव हो सकता है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट। अब प्लेन शीट से क्या मतलब है, प्लेन शीट से मतलब ये है कि मान लो इधर एक प्लेन शीट है, हाँ, मान लो यहाँ एक प्लेन शीट है जिसके ऊपर चार्ज ही चार्ज है। अब हमको अगर इसका हमको प्रूफ करना है, एट्रीब्यूट निकालना है, तो मेरे को दिख नहीं रहा कि हम किस तरीके से हम उस चीज़ तक पहुँचेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग यहाँ एक सिलेंडर बनाएंगे बीच में, मतलब कि हम लोग एक सिलेंडर बनाएंगे, ठीक है, जिसके बीच में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जिसके बीच में होगा प्लेन शीट ऑफ पेपर, जैसे कि ऐसे 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 और ऐसे। तो हमारी बनेगी प्लेन शीट ऑफ पेपर, जिसके वजह से सिलेंडर को हम लोग सिलेंडर को हम लोग एज अ गॉसियन सरफेस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसका देखें तो इसमें ना 3 तरीके से फ्लक्स निकल सकता है। कैसे, देखो, 1 और 2 जो इस पूरी की बाउंड्री है, मतलब ये पूरी ये बाउंड्री है वो 2 है, और फिर ये 3, ठीक है। तो अब हम देखें कि अगर हम देखें कि जो ये है कहीं ना कहीं ये एक्सियल है, तो अगर हम लोग एक्सियल चार्ज डेंसिटी देखें तो एक्सियल चार्ज डेंसिटी होता है, हाँ, Q अपॉन में A। यहाँ से जो Q की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी A/σ, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे, अब निकालेंगे फ्लक्स की वैल्यू। अब यहाँ पे जो फ्लक्स Q/ε0 की जगह हम लिख लेंगे A/σ/ε0, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे जो फ्लक्स निकलेगा वो 3 तरीके से निकलेगा, तो ले लेते हैं कि E/ds1 प्लस E/ds2, सॉरी एरिया ले रहे ना, ये एरिया ले रहे, E/dA1 E/dA2
2 प्लस ई डी ए 3 इज इक्वल टू ए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्या तुमको दिख रहा है कि जो dA2 है वो ज़ीरो हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि वो बाउंड्री पे है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम है। तो अब हमारे पास बचा क्या, EDA1 और EDA3 जो कि सेम है ना, सेम है ना। तो अब हम इसको लिख लेते हैं कि 2 EDA इज इक्वल टू ए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब कहीं ना कहीं हमने कि ऑलमोस्ट पूरे का ये एरिया ले लिया है, तो मल्टीप्लाई ए से एक कट जाएगा और 2 इधर चले जाएगा, तो ई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ई, तो ई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर अगर हम लोग इसका देखें कि कैसे डिपेंड करता है, तो जो है इसमें एक ऐसा केस बनता है कि जो है E इज इररिस्पेक्टिव ऑफ R। तुम्हारा इसका ग्राफ बनाना चाहें तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर ये E और R का गैप है तो फिर ये बनेगा कुछ कांस्टेंट। क्या, कांस्टेंट, क्योंकि डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना। तो इस बार को ध्यान रखेंगे कि जो E है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ R है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट का। तुम इसको कर लो नोट। तो अब हम लोग चलने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब हम लोग करते हैं ड्राइव इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज। अब तुम्हें पता है कि लीनियर चार्ज होता क्या है। लीनियर चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं लैम्बडा से। ठीक है, फिर अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे ना हम लोग एक सिलेंडर ले लेते हैं, एक सिलेंडर ले लेते हैं हम लोग इधर, है ना। यहाँ पर सिलेंडर ले लिया हमने, एक प्यारा सा छोटा सा सिलेंडर ले लिया हमने। अब तुम मेरे को बताओ कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो इसमें से जो निकलेगी वो कहाँ तक निकलेगी। क्या तुम मान रहे हो कि वो लीनियर चार्ज डेंसिटी कुछ इस तरीके से निकलेगी, क्योंकि वो लीनियर है, लीनियर बनाएगा। तो ये एक रॉड है, प्लस 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 प्लस, ठीक है, और इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, मतलब फ्लक्स की तरह निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। ठीक है, तो अब अगर हम इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करें तो डेरिवेशन में क्या होगा। हाँ, तो डेरिवेशन स्टार्ट करें तो उसी वाले में से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि फ्लक्स इज इक्वल टू ई, जो इसका एरिया होगा वो हम लोग लेंगे 2 पाई आर एल। यहाँ पे जो एल है वो ये डिस्टेंस है, मतलब तुम रॉड का डिस्टेंस भी कह सकते हो कि रॉड का डिस्टेंस एल है, और रेडियस तो ये है, ये रेडियस है। ठीक है, फिर हमारे पास ये हमारे पास बन गई, अगर हम इसमें से अगर हम ये बन गई इक्वेशन 1। अब हमको पता है कि फ्लक्स की एक और वैल्यू होती है, जो होती है फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और हमको एक और चीज़ पता है कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है वो होती है लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू बाय एल, है ना। तो क्या हम लोग यहाँ से हम लोग क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्यू की वैल्यू यहाँ से आ गई लैम्बडा बाय एल। अब हम लोग पुट कर देंगे इस क्यू की वैल्यू को यहाँ पर।
तो यहाँ में आ जाएगा फ्लक्स इज इक्वल टू लैम्बडा एल बाय ई नॉट। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 2। दोनों का है वो दोनों फ्लक्स से रिलेटेड है। अब हम लोग इनको इक्वेट कर देंगे। तो कैसे करेंगे? लैम्बडा एल एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई डॉट 2 पाई आर एल। एल से एल कट जाएगा, तो जो ई हमारे पास आई वो आई लैम्बडा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर। ठीक है। अब ये अब हम लोग ना यहाँ पे हम लोग एप्सिलॉन नॉट की जगह हम लोग 2 पाई हम लोग लिख सकते हैं लैम्बडा एल लैम्बडा क्यू एल क्यू के एल बन गई लैम्बडा। हाँ, तो अब हमारे पास ये हमारे पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज। ठीक है, तो इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये तुम्हारे पास वैल्यू तो आ गई। ठीक है, अब क्या तुम्हें एक चीज़ बता सकते हो कि जो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है, अगर हम लोग के की वैल्यू जब हमने पिछले क्वेश्चन में डाली थी वो थी k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इस में अगर हम लोग 2 लगा दें तो 2k इज इक्वल टू 1/2 से ये कट जाएगा 4, तो ये बन जाएगा 2 पाई बाय एप्सिलॉन नॉट। सिमिलर बन गया। तो अब हमारे पास जो e की जो वैल्यू आई है वो आई है, हाँ, जो e की वैल्यू आई है वो आई है, ये ऐसे लिखेंगे 2k लैम्बडा और r। तो हम लोग इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। हमको इससे एक चीज़ पता चल रही है कि जो E है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के। इसका मतलब है कि अगर हम लोग ग्राफ बनाना चाहें ना E और R का, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो तुमको पता होनी चाहिए, और आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें इस डेरिवेशन में कोई डाउट रहा होगा, क्योंकि मैंने एक चीज़ अच्छे से समझाई है। तो अब चलते हैं अगले तो अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर यूनिफॉर्म स्पेयर्स। तो अगर जो पॉइंट चार्ज है वो आउटसाइड है, ठीक है, अगर जो एक पॉइंट चार्ज है वो यहाँ लोकेटेड है और जिसका डिस्टेंस है वो है r, ये चीज़ मैंने लिखी है, तो जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी सेम एज पॉइंट, मतलब जैसी पॉइंट चार्ज में है वैसी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर हम करें ऑन द सरफेस पर है, अगर आपका पॉइंट चार्ज कहीं लोकेटेड है, ठीक है, तो वो मैक्सिमम है। ऑन द सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है? मैक्सिमम होती है। अगर हम इनसाइड ले लें, कहीं यहाँ पर है पॉइंट P R से, तो वो लीनियरली इंक्रीज होगी। मतलब कैसे इंक्रीज होगी? लीनियरली, इस तरीके से इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर यूनिफॉर्म स्पेयर्स। तुम्हारी एनसीईआरटी में यही चीज़ गिवन है। बाकी कॉन्सेप्ट को जितना अच्छे से पढ़ो उतना अच्छा। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये दो चीज़ें हैं ना, इसका जो हम फ्लक्स जो है वो पूछा जाता है, मतलब इसका फ्लक्स हमसे पूछा जाता है, पर लेकिन इसकी एज सच को डेरिवेशन आज तक नहीं बनी है, तो करने की ज़रूरत नहीं। अब देखो एक स्पेयर कैसा होता है, एक स्पेयर ऐसा होता है, हमने इसको आधा काट दिया, मतलब अब बन गया हेमिस्फीयर। तो जिसका जो फ्लक्स बना वो बना Q/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया प्लेट ऑफ क्यूब, मतलब किसी एक साइड ऑफ प्लेट के। अब जैसे हम ऊपर ले लेते हैं हम लोग,
एक इस साइड ऑफ प्लेट पे कितना फ्लक्स होगा, अब तुम बताओ। जैसे हम लोग सिलेंडर लगाते थे, हमने एक प्लेन ऑफ शीट के अंदर सिलेंडर लगाया था जस्ट टू फाइंड देयर फ्लक्स। तो इसमें भी हम क्या करेंगे ना, हम एक क्यूब इस तरफ एक क्यूब इस तरफ, तो ऐसे करके क्यूब की साइड्स होती है 6, तो फिर ये बन जाएगा फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। तो यही चीज़ ये जो हमको पता होनी चाहिए। और अब कुछ कंडीशंस हैं वो मैं तुमको बताता हूँ गॉस लॉ। तो अब हम देखते हैं कंडीशंस फॉर गॉस लॉ। तो ये कुछ 5 कंडीशंस हैं, ये तुम्हें 5 एक साल लिखने को नहीं बोलेगा, लेकिन तुम्हें 5 की 5 याद होनी चाहिए क्योंकि एमसीक्यू में आ सकती हैं कोई सी भी। तो ये है कि द गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अगर हम लोग कोई गॉसियन सरफेस बनाते हैं तो वो ना सिमेट्रिक होना चाहिए किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। मतलब जैसे कि हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर हमने लिया +4Q और एक और चार्ज ले लेते हैं +2Q और इसको अच्छे से बनाते हैं +2Q, ठीक है। फिर बाहर -6Q ही होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं सिमेट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सिमेट्रिकल अबाउट ऑल पॉइंट्स। हमने पढ़ रखा है, हमने काफ़ी बार इसकी डेरिवेशन में इस चीज़ को यूज़ भी करा है, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। अब चलते हैं द एंगल बिटवीन ई एंड ए मस्ट बी सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ सरफेस। ये इंपॉर्टेंट है, थर्ड, इसको नोट करेंगे। इसका मतलब ये है कि या तो थीटा जो हो वो 0 हो और थीटा जो हो वो 90 डिग्री हो, ये इसका मतलब है। ये पता है ना, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ये यहाँ पे उस एंगल की बात हो रही है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, फोर्थ है गॉसियन सरफेस मस्ट नॉट पास थ्रू एनी पॉइंट चार्ज। एनी सरफेस नहीं, सरफेस जो पास हम कराना ही पड़ेगा, हम तभी तो डेरिवेशंस कर पाएंगे, पर लेकिन ये किसी पॉइंट चार्ज पे वो पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक सा पॉइंट जो कि है 5th पॉइंट, वो है गॉसियन सरफेस कैन बी ऑफ एनी शेप एंड साइज। जैसे हम बना ही रहे हैं, किसी शेप में साइज की हो सकती है, बट शुड बी क्लोज्ड, हमेशा बंद होनी चाहिए। अगर खुला है तो गॉसियन सरफेस नहीं है। अब ना हमने बहुत कुछ हमने इस लेक्चर में पढ़ लिया है, तो एक बार हम इन सब चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं, मतलब एक फ्लो चार्ट सा बना लेते हैं जिससे हमको इतना बड़े अपने नोट्स रिवाइज ना करने पड़े। तो के लिए बना दिया है, तो ये बेसिकली फ्लो टाइप चार्ट है। तो अगर गॉस लॉ का देखें तो हमने पढ़ा था कि जो लाइन चार्ज का होता है वो होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है λ/2/r। उसके अगर हम शीट की बात करें तो शीट का जो रिजल्टेंट हो जाता है वो हो जाता है E1 + E2, वो σ/ε0। अब ऐसा क्यों है इसके तुम्हें पता है आराम से, क्योंकि अगर हम लोग इसको प्लस करेंगे 2 बार तो 2 से 2 कट जाएगा, तो इसलिए बना σ/ε0। और बाकी जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो दोनों सिलेंडर्स में तुमको याद आ रहा है वो सेम होती है, तो वो होता है σ/2ε0। फिर अगर तुम इसकी फोर्स निकालनी हो तो फोर्स में बता होता है कि फोर्स है Q × E भाई, और इसका जो E है वो है σ/ε0 और उसका हमने लगा दी Q, तो σ × Q/ε0। और अगर प्लेन शीट की बात करें तो वो तुमने पढ़ा है कि E = σ/2ε0। और अगर हम लोग कोन्स की बात करें तो कोन्स का जो फ्लक्स होती है वो हो जाए Q/ε0। और उसका अगर कोन की सरफेस की बात करें तो उसमें फ्लक्स होता है Q/√2ε0। और इसका जो हेमिस्फीयर का हमने पढ़ा था, हेमिस्फीयर का होता है E = Q2/ε0। और प्लेट ऑफ स्क्वायर की बात करें E = Q6/ε0। ये सब चीज़ें तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, इस सब की डेरिवेशन तुम्हारे पास है, तो ये चीज़ तुम अपने कॉपी में बना सकते हो, ठीक है। फिर अब ये एक चीज़ थी मैं जो हम बताना भूल गया था, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है, ये डायरेक्ट भी आ सकता है। तो इसको हम देखें हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर अगर है, अगर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली है और सॉलिड है, सॉलिड वो हैलो भी ले सकते हैं, हमें क्या रखना है सॉलिड।
ये क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा सा बनाते हैं ना, अच्छा सा, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब क्या है यूनिफॉर्मली, तो उसका ई जो, अब वो पूछेगा कि ई ज़ीरो यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर में कहाँ होता है, तो वो होता है ओनली एट सेंटर, या फिर सेंटर के अलावा तुम कहीं पर भी रह लो, ई इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बस इतना तुमको याद रखना है, ठीक है। फिर भाई, और यहीं पर अगर कंडक्टिंग स्पेयर आ जाए, तो कंडक्टिंग स्पेस में हर जगह जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है। तो यहीं पे है तुम लोगों का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। तो अब हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे, और हाँ ये जो टॉपिक है ना शीट के बारे में, शीट और प्लेन शीट, इन दो टॉपिक को थोड़ा अच्छे से संभाल लेना, क्योंकि हम लोग चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में ही ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो इन दो टॉपिक को अच्छे से करके चलना। अब मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ कि तुमको, कि जो अब अगला लेक्चर है उनमें हम प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भाई, और सारे फॉर्मूलाज जो भी हमने अभी तक करे हैं वो रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो उस लेक्चर को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि थ्योरी तो कहीं से भी कर लो, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन हमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, तो उसके लिए तुम्हें वो लेक्चर ज़रूर देखना। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।